वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद ज़ैनब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ फैक्टर इफेक्टिंग द रेट्स ऑफ रिएक्शन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देन सेकंड हम देखते हैं, आज हमने वो फैक्टर्स पढ़ने हैं जो किसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, रेट को, रिएक्शन के। मीन्स हमारे पास जो रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है उसके जो रेट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं फैक्टर, आज हमने उनकी डिस्कशन करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कोलियन थ्योरी, ऑल दोज फैक्टर विच चेंज द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलियंस पर सेकेंड अफेक्ट द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमारे पास वो सारे फैक्टर जो हमारे पास एक सक्सेसफुल कोलियन का रेट चेंज करते हैं, उन सब का क्या होता है, इफेक्ट होता है केमिकल रिएक्शन के रेट के ऊपर। Some of the important factors are explained in the following paragraph। अब हमारे पास इस पैराग्राफ में एक जो फैक्टर है वो सारे फैक्टर जिन्होंने बोला कि नीचे बताए गए हैं जो अफेक्ट करते हैं कोलियंस के रेट पे। सो जो हमारा वेरी फर्स्ट पॉइंट है वो है इफेक्ट्स ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, कि हमारे पास किसी भी चीज़ की कंसनट्रेशन है वो किस तरह इफेक्ट करती है। सो हम देखते हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन जो है कम है या ज़्यादा है तो किस तरह इफेक्ट करती है एक रिएक्शन के ऊपर। सो स्टूडेंट्स देखें, इन ऑर्डर फॉर द रिएक्शन टू अकर, कि वो ऑर्डर जिसमें रिएक्शन अकर होता है, द रिएक्टेंट मस्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, द रिएक्शन आर मोस्ट ऑफन कैरिड आउट इन वन फेज, फॉर एग्जाम्पल इन लिक्विड सोल्यूशन और इन अ गैस फेज। When the reactants are present in the same phase, their particles are able to meet on the molecular level and thus are able to collide with each other easily। अब उन्होंने क्या बोला है इसमें, कि हमारे पास जो रिएक्शन है उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना वो वन फेस में होते हैं, या तो वो लिक्विड फेस में होंगे या वो गैस फेस में होंगे। अब जारी बात है, हमारे पास जब रिएक्शन हो रहा है, अगर हमारे पास रिएक्टेंट ही सेम नहीं है, कि अगर गैस और लिक्विड है तो वो आपस में रिएक्ट ही नहीं कर सकते, ना कोलाइड कर सकते हैं, गैस उड़ जाएगी और पानी नीचे रह जाएगा। लेकिन रिएक्शन करवाने के लिए हमारे पास जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं, 3 रिएक्टर हैं, 4 रिएक्टर हैं, सब क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। द हायर द नंबर ऑफ पार्टिकल और द रिएक्टेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, हायर विल बी द चांस ऑफ इफेक्टिव कोलियंस एंड हेंस हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट के पार्टिकल ज़्यादा हैं तो क्या होगा, ज़्यादा कोलियंस होंगी, और ज़्यादा कोलियंस की वजह से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। हैंस एन इंक्रीज और डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स विल रिजल्ट इन इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। अब उन्होंने क्या बोला कि हम देखते हैं इंक्रीज और डिक्रीज होता है जब कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में, तो हमारे पास जो रिजल्ट निकलता है उसके अंदर भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है, कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है वो भी क्या होगी, या तो इंक्रीज हो जाएगी अगर रिएक्टेंट ज़्यादा है, अगर रिएक्टेंट कम है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो यहाँ पे हमें पता चलता है कि रिएक्टेंट्स जो हैं उनका रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है रेट के साथ, रेट ऑफ रिएक्शन। अंडरस्टैंड, अगर हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा है तो जो हमारे पास रिएक्शन के बाद रेट है रिएक्शन का वो ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेंगे। नेक्स्ट देखें, हमारे पास आता है फॉर एग्जांपल, कंबस्शन ऑफ कोयल इन एन एयर, 21% ऑक्सीजन प्रोसीड relatively slowly as compared to the reaction in pure oxygen। अगर हम देखते हैं कि हम कंबस्शन करवा रहे हैं ऑयल की इन एयर में, कोयल की सॉरी, तो क्या होता है, हमारे पास कोयल की जब कंबस्शन होती है एयर में तो हमारे पास ऑक्सीजन कितनी होती है वहाँ पे, 21%। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है सारा बहुत स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू रिएक्शन इन अ प्योर ऑक्सीजन, कि इसके कि अगर हम बर्निंग करवाएं प्योर ऑक्सीजन के अंदर, कि हमने कंटेनर में ऑक्सीजन एक ली हो, उस ऑक्सीजन के साथ हम इसका रिएक्ट करवाएं। सिमिलरली लाइमस्टोन रिएक्ट विद डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट डिफरेंट रेट्स। अब हमारे पास लाइमस्टोन जो होता है, जिसको मैंने आपको बोला था कैल्शियम और साथ में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो सकता है, इसको हम कहते हैं लाइमस्टोन। लास्ट टाइम हमने इसके रिएक्शन भी पढ़े हैं।
इसका हम जब देखते हैं, ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ डिफरेंट रेट्स पे। कि मतलब जब इसका रिएक्ट होता है तो इसके रेट्स के होते हैं डिफरेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट इस पॉइंट की आगे एक्सप्लेनेशन दी गई है वो सिंपली इन 2 ग्राफ्स के अंदर मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी। आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत ईजी है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मतलब इसका कॉन्सेप्ट जो है आप जस्ट ग्राफ से ही समझ लेंगे, आपको रीडिंग करने की भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास ग्राफ है, एक तरफ हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस है और सेकंड पे हमारे पास है टाइम। हम ये पढ़ रहे हैं लाइमस्टोन और HCl का जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने हमें एक मेजर ग्राफ बता दिया कि यहाँ पे हमारे पास फास्टर है रिएक्शन। अब देखिए ना, रिएक्टेंट्स जो हैं जब उनका रिएक्शन स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में वो रिएक्शन कितना ज़्यादा फास्ट होता है। वो रिएक्शन क्या है, फास्ट है, टाइम हमारे पास कम है। जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता जा रहा है तो हमारे पास जो रिएक्शन का रेट है वो स्लो होता जा रहा है, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में चेंज होते जा रहे हैं और जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम होता जा रहा है। अब हम नेक्स्ट गए हैं तो रिएक्शन स्टॉप हो गया, बिकॉज कि हमारे पास जितने भी रिएक्टेंट्स थे वो कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट के अंदर। अब हमारे पास ये जो पहला ये ग्राफ है, इसके अंदर हमें देखा कि रिएक्शन स्टार्टिंग पे क्या होता है, फास्ट होता है। मिड में आके जब ये देखें हमारे पास रिएक्टेंट्स जब ये रिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। अब हमारे पास ये रिएक्टेंट है, जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा तो इनके अंदर क्लेयन स्टार्ट हो जाएंगी, सबके अंदर क्लेयन स्टार्ट हो जाएंगी, सब एक दूसरे के साथ कोलाइड करना शुरू करेंगे। और जो जो पहले कोलाइड करता जाएगा, समझे इतना जो था वो कोलाइड हो गए, उनकी आगे प्रोडक्ट बन गई, ठीक है। अब जो पीछे बचे हैं वो कम क्लेयन करेंगे ना। लेट्स सी, यहाँ पे 4 बचे। जब ये आगे गुजर जाएंगे तो ये वाले जो पीछे हैं 5 मॉलिक्यूल्स, ये आपस में कोलाइड करेंगे और फिर से क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। अब स्टार्टिंग पे जो रिएक्शन था वो फास्ट था, मिड में आके हमारे पास स्लो हो गया, और जब पीछे कुछ भी नहीं बचा रिएक्टेंट में, सब प्रोडक्ट में एक्सचेंज हो गए, बदल गए, ट्रांसफॉर्म हो गए, तो क्या होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। आपको ये पैराग्राफ समझ आ गई है तो हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। पैराग्राफ मीन्स, मैं आपको पैराग्राफ ग्राफ को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो हमारे पास बुक में पैराग्राफ दिए गए हैं उसमें पहले ग्राफ के अंदर हमें जस्ट जो इंट्रोडक्शन है वो दिया गया है, और फिर नीचे वाले ग्राफ के अंदर हमें पैराग्राफ के अंदर ये बताया गया। अब सेकंड ग्राफ देखते हैं, टाइम एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। सेम वही चीज़ें हैं। अब देखिए इन्होंने हमें 2 कर्व्स दिए हैं, ऐसे ही है। अब एक कर्व जो है वो बिल्कुल ज़रा सीधा सीधा सा है, और ये वाला जो कर्व है ज़्यादा स्टीपर है, ज़्यादा तिरछा है। क्यों है ऐसे? यहाँ पे 1 मोल ऑफ HCl था, हमारे पास जो HCl है कितने मोलर यूज़ किया गया है, 1 मोल यूज़ किया गया। इसका मोलर मास कितना है, 1 है और ये 2 है। अब उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हमारे पास जितना रिएक्टेंट ज़्यादा होगा उतनी ही जो हमारे पास कर्व है वो स्टीपर होगा। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे हमें एक और ये पता चल गया रिलेशन, रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे तो हमारे पास कर्व भी स्टीपर जो है वो ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे जो ग्राफ है ज़्यादा कर्व नहीं हुआ, बिल्कुल ये नॉर्मल चला गया, लेकिन ये वाला जो ग्राफ है ज़्यादा ऊपर से जाके फिर सीधा हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे रिएक्शन फास्ट था, फिर ये ज़्यादा ऊपर जाके इसने ज़्यादा क्लेयंस की और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने में हिस्सा लिया, और उसके बाद जाकर ये स्टॉप हुआ। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, तो जितने हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे उतनी जो क्लेयंस हैं उतना जो रिएक्शन है वो ज़्यादा होगा। अब हम पढ़ते हैं इसकी रीडिंग। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं रीडिंग। द चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन इज देन सीन व्हेन अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द टाइम इन सेकेंड और मिनट अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व। अब हमें देख रहे हैं, उन्होंने बोला कि हमने ग्राफ बनाया जिसमें हमने टाइम को सेकंड में रखा है और वॉल्यूम ऑफ गैस साइड पर रखा है जो इवॉल्व हो रही है, जो निकल रही है। नेक्स्ट देखें, द ग्राफ ऑब्टेन इज इन द फॉर्म ऑफ कर्व। We can measure the rate of reaction during a time interval by drawing a tangent on this curve. अब देखिए, हमने टेंजेंट क्या होता है, यहाँ से सीधा, ठीक है, यहाँ से भी सीधा, मीन्स हमने यहाँ पे एंगल बनाना है ऐसे, जो हिस्सा हमारे पास बनेगा
और ये देखें ऐसे ये हमारे पास एंगल बन रहा है, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। हमने उससे क्या करना है कि हमने रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। द रिजल्ट शो डैट रिएक्शन स्टार्ट विद वेरी fast rate which then progressively slow down as the concentration of hydrochloric acid decreases। अब उन्होंने क्या बोला है कि जैसे जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो कंसनट्रेशन है वो कम होती जाएगी तो हमारा रिएक्शन भी कम होता जाएगा। आफ्टर अ वाइल द रिएक्शन स्टॉप बिकॉज द होल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैज़ बीन यूटिलाइज्ड। अब उन्होंने कहा एक टाइम आएगा जो रिएक्शन है हमारे पास बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सारा यूटिलाइज हो जाएगा। The two curves A and B shown in the figure represent two different experiments done with 1 and 2 molar HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो हमने यहाँ पे देखा इस ग्राफ के अंदर कि एक में हमारे पास 2 मोल है और दूसरे में 1 मोलर हमने यूज़ किया है, तो जितना ज़्यादा हमारे पास मोलर मैस होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास कर्व आएगी। Concentration of HCl respectively, the greater the concentration the steeper is the curve at the start of the experiment, which mean faster rate of reaction। अब वही बात, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उतना ही ज़्यादा हमारे पास कर्व जो होगी स्टीपर होगी, जिसकी वजह से पता चलेगा जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। द मोर कंसनट्रेटेड इज द एसिड द मोर आर द चांस ऑफ इफेक्टिव क्लाइंट। अब जितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा हमारे पास एसिड उतने ही हमारे पास चांस हैं इफ़ेक्टिव क्लाइंट्स के। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो आगे होगी समझ लेसन की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।